हमारे चैनल पर। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज का हमारा यह टॉपिक मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंध रखता है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है आज का टॉपिक। आज हम लोग यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यह भी एक बहुत बृहद विषय है, क्योंकि इसकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ हम देखते हैं कि यहाँ जो 3-4 महत्वपूर्ण वंश हुए, उन वंश में जितने राजा हुए उनके बारे में अगर बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 8 क्लास चाहिए होगा। लेकिन आज मैं संक्षेप में इस टॉपिक पे बात करूंगी, जिसमें कुल मिला जुला के सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि संक्षेप में और बहुत ही सरलता के साथ आज मैं फिर से विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध अतीत पर चर्चा करूंगी। हम लोग बहुत ध्यान से इसे देखें, इस पर विचार करें कि किस तरह दक्षिण भारत का वह समय 14वीं शताब्दी से लेकर 300 लगभग 350-400 साल तक कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत का, दक्षिण भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ राजनीति से ही अगर हम कहीं संबंधित है तो ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं ये बहुत उच्च कोटि का सांस्कृतिक इतिहास है हमारे भारतवर्ष का, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध हुई, जो हमारे पास प्रमाण है, वह बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध था, कितना विकसित था, कितना कलात्मक था। ये सारी बातें हमें पता चलती है जब हम विजयनगर साम्राज्य को जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता कब चला? 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, जो एक पुरातत्ववेत्ता भी थे, साथ ही साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी थे। उसके बाद से इस क्षेत्र में जिज्ञासुओं की बाढ़ हो गई। रोज नए नए काम होने लगे, रोज नई नई खुदाई और पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा एक से एक खोज की गई, जिससे हमें पता चला कि दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की का साम्राज्य जो है यहाँ विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। लेकिन ये इतना फैल गया कि तुंगभद्रा से कृष्णा कावेरी तक पूरा का पूरा दक्षिण भारत, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, इतने बड़े क्षेत्र में यह विजयनगर साम्राज्य व्यवस्थित हो गया। हमने पढ़ा है इससे पहले इस क्षेत्र में, जो आधुनिक कर्नाटक और तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में हमने देखा है चोल, चालुक्य, होयसल जैसे साम्राज्य हुए। और इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर विजयनगर जैसे साम्राज्य भी हुए, जिसके अतीत में हम कह सकते हैं, हमने जो चोल पढ़ा, चालुक्य पढ़ा, ये सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई 1336 ईस्वी में। ये हरिहर और बुक्का जो थे, ये इससे पहले कंपिली राज्य में
थे, वहां पे सेवक थे, राज्य के कर्मचारी थे। और जब कंपिली में सुल्तान तुगलक सुल्तान द्वारा आक्रमण कर लिया गया और वहां सभी सबों को बंदी बना लिया गया, तो इन्हें भी बंदी बना करके ले जाया गया। सुल्तान के अंदर वो चले गए, वहां उन्होंने दबाववश मुस्लिम धर्म भी ग्रहण किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहां से छूट के भाग करके आए पुनः अपने क्षेत्र में, और यहाँ आकर के उन्होंने फिर से हिंदू धर्म स्वीकार किया। विद्यारण्य और सायन नाम के दो संत थे, दो ब्राह्मण थे, इनके द्वारा इन्होंने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया। और उसके बाद तुंगभद्रा नदी के किनारे जो एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था, उसका विस्तार शुरू हो गया और देखते ही देखते यह पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। जब इसकी नींव रखी गई, ये साम्राज्य बनाया गया, तो इसका नाम था हम्पी हस्तिनावती, और बाद में इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाने लगा। शुरू में इसकी राजधानी थी अनेगोंदी, और बाद में इसकी राजधानी बन गई विजयनगर। तो इस तरह से शुरुआत में हम देखते हैं कि यह विजयनगर का इतिहास रहा। अब जब साम्राज्य विस्तार की बात आई, तो सबसे पहले होयसल राज्य में जो अराजकता फैली हुई थी, वहां पे वल्लाल जो राजा थे, उनके पतन के बाद जो अवस्था फैली थी, जो मुसलमानी राज्यों का आक्रमण था और आपस में जो संघर्ष था, उसका फायदा उठाते हुए सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने होयसल राज्य को अपने अंदर किया। उसके बाद उन्होंने कदम राज्य पर अधिकार किया, और उसके बाद मदुरा पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया। मदुरा को जीतना यह इनके लिए एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मदुरा पर उस समय मुसलमानी राज्य था जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे। उसे हराकर मदुरा को मिला लेने के साथ ही हम क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में काफी विस्तार हो गया, बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया, और धीरे धीरे कहा जा सकता है कि रामेश्वरम तक चला गया इनका साम्राज्य विस्तार। चूंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए हरिहर और बुक्का संगम वंश के कहे जाते हैं, और संगम वंश बहुत दिनों तक विजयनगर साम्राज्य में चलता रहा। कहा जाता है कि बुक्का ने हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी, उसके कारण उन्होंने अपने आप को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि से अपने आप को सुशोभित किया। उन्होंने वेद और वेदांत पर बहुत सारे टीका टिप्पणी लिखी। कहने का मतलब वो विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक भी थे। विद्यारण्य और शायन उनके साथ थे, उन्होंने उनको संरक्षण दिया था, उनका साथ उन्हें मिला था। इस तरह से हम कह सकते हैं हरिहर और बुक्का ने प्रारंभ में ये सारे काम किए। तो इस तरह हरिहर और बुक्का ने अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया, और 1336 से लेके 20 साल तक, 1356 तक हम देखते हैं हरिहर का शासन रहा, और 56 से लेके 1377 तक बुक्का का शासन रहा। तो इस तरह से हरिहर और बुक्का ने 40 साल तक बहुत ही अच्छे तरीके से विजयनगर साम्राज्य को एक गति दी और उसमें वृद्धि विस्तार किया। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद हरिहर द्वितीय, बुक्का का पुत्र, वो राजा बना। वह भी प्रतिभाशाली था। उसने भी अपने राज्य को विस्तार देने के लिए मैसूर पर अधिकार किया, कनारा पर अधिकार किया, तिरुचिरापल्ली पर अधिकार किया, कांची, कोंकण
उत्तरी कर्नाटक, गोवा, इन सारे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। बहमनी शासक से उनका युद्ध हुआ, मुजाहिद से युद्ध उनकी हुई, लेकिन उसमें सफलता इन्हें ही मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरिहर द्वितीय के समय भी इनका साम्राज्य बढ़ता ही गया। इसके बाद देवराय फर्स्ट आए, रामचंद्र आए। इनका कार्यकाल बहुत खास नहीं रहा, इनमें इनके काल में कुछ उपलब्धि वैसी नहीं प्राप्त हुई जिसकी चर्चा की जा सके। अतः हम आगे चलते हैं और देवराय सेकंड की बात करते हैं, देवराय द्वितीय की बात करते हैं। यह भी संगम वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने कोंडवीडु, वेलम, कलिंग, केरल और दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि श्रीलंका से भी वो टैक्स लेने लगे। उन्होंने भी श्रीलंका को भी अपने कब्जे में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें छोड़ भी दिया, वो उससे टैक्स देने लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहां से कहां तक इनका राज्य फैलता चला गया। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जैसे देवराय के बाद विजय राय और हरिहर, तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनका बहुत अच्छा, जिनकी उपलब्धि नहीं रही, और बल्कि हम देखते हैं कि इतने कमजोर और दुर्बल शासक हुए कि उनके कारण बहुत सारे क्षेत्र वह उनके हाथ से निकलते चले गए। इसके बाद हम देखते हैं सालू नरसिंह नाम के शासक आए, जो सलू वंश के थे। ये संगम वंश हुआ, ये शलू वंश हुआ। सालू या सलू कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात हुआ। शलू वंश के नरसिंह शलू आए और उन्होंने जो खोया हुआ प्रांत था उसे पाने की कोशिश की। इसके बाद इमाडी नरसिंह आए, जो अल्पवयस्क थे। उनके संरक्षण के लिए नरस नायक आए और नरस नायक के द्वारा शासन किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद इन्होंने इमाडी नरसिंह और उसके पुत्र की हत्या कर दी और इसका पुत्र जो है वह शासक बन गया नरस नायक का, और उसका नाम वीर सिंह था। वह जो है सो वो राजा बन गया। राय वीर सिंह का था, वो राजा बन गया, वो शलू वंश का था। और उसका जो भाई था, चचेरा भाई कृष्णदेव राय, वो इस वंश का बहुत बड़ा राजा हुआ। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि तुलु वंश हो गया। कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश के थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को कहा जाए तो रियल में एक नाम दिया, उसका जो एक उसकी पहचान दी। उसमें कृष्णदेव राय का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, जिन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से विजयनगर साम्राज्य को एक नई पहचान दी। हम सभी कृष्णदेव के राय के बारे में जानते हैं। तेनालीराम की जब बात होती है तो वह विजय नगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में ही के ही विद्वान थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय प्रतापी राजा हुए। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनके पहले के राजाओं की दुर्बलता के कारण बहुत सारे क्षेत्र जो उनके हाथ से चले गए थे, तुंगभद्रा कृष्णा नदी के बीच रायचूर दोआब का क्षेत्र जो था वो चला गया था। कलिंग के राजा को उसने हराया, गजपति थे वहां के राजा, गजपति प्रताप थे कोई, उनको हराया। उनकी हरा करके उनकी बेटी से विवाह भी किया। उदयगिरी के किला पर उसने आक्रमण कर लिया। कोंडविडु, कोंडपाली, ये सारे क्षेत्र को उसने मिला करके उसने अपने राज्य में मिला लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बीजापुर के शासक को भी उसने, आदिल शाह को भी उसने हरा दिया। तो इस तरह से बीजापुर जो उनका प्रतिद्वंदी राज्य था बगल में, उसके शासक को हराना बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में
कृष्णदेव राय ने इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि की। हम विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं तो कुछ बातों पर आज, जैसा कि हम बता रहे हैं कि महत्व देंगे, उसे उसे यहाँ पे रखेंगे कि उस समय राजा जो है, वहां की अगर राजनीतिक स्थिति में देखें तो हम देखेंगे राजा जो है वह प्रधान होता था राज्य का, उसी के पास सारी शक्तियां होती थी, मुख्य वही होता था, मुख्य न्यायाधीश वही होता था, वो मुख्य कहने का कि सारी शक्तियां जब उसी के हाथ थी तो सब कुछ तो वही होगा। युवराज का बहुत अधिक महत्व था। युवराज अक्सर जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, वही होता था, उसका ये किया जाता था, उस एक आयोजन के द्वारा उसे युवराज घोषित किया जाता था। तो इस तरह से युवराज का महत्व तो था ही। अब दरबार में बहुत सारे मंत्री, सेनापति, पुरोहित, मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत सारे होते थे, अन्य बहुत सारे विभागों के सदस्य अध्यक्ष होते थे। ये सब राज दरबार के मुख्य अंग थे। राज दरबार काफी विशाल, भव्य होता था, जहां के रहने का, उठने का, बैठने का सब कुछ बिल्कुल हटके होता था, बहुत उच्च कोटि का, जिसमें पूरी समृद्धि का दर्शन होता था। राजभवन में हजारों कर्मचारी होते थे। राजभवन की सुंदरता तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। डोमिंगो पेज ने कहा था कि इतना सुंदर है विजयनगर साम्राज्य कि रोम जितना खूबसूरत था, उस तरह रोम से इसकी तुलना की है डोमिंगो पेज ने। बारबोसा, उन्होंने भी कहा है कि वह इतनी अच्छी शासन व्यवस्था थी कि इनके राज्य में बहुत जाति के लोग रहते थे, ईसाई रहते थे, यहूदी रहते थे, हिंदू रहते थे, लेकिन इनके राज्य में सबको स्वतंत्रता थी कि वह अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, कोई दबाव नहीं था किसी पर। राजा जो है कृष्णदेव राय, उसका कहना था कि राजा को जो है धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, धर्म के अनुसार ही उसे काम करना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शासन पर धर्म का प्रभाव था, धर्म के आधार पर वो चलते थे, पाप पुण्य का वो ध्यान रखते थे। उनका कहना होता था कि हम जो विरूपाक्ष देव हैं या जो देवता है उनके प्रतिनिधि है और उनका हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो राज्य था वह एक कल्याणकारी राज्य था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आमुक्त माल्यार्थ। ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिससे हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति, सैनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें हमें ये सब पता चलता है। साथ ही साथ हम सेना के बारे में बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण था, वहां अमर नायक होता था। अमर नायक कौन होता था? वह सैनिक कमांडर होता था, जिसे राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा भूमि दी जाती थी। उस भूमि से वह टैक्स लेता था, उस टैक्स से वह उस जगह की व्यवस्था करता था, वहां के लोगों का जो जरूरत है वो पूरा करता था। सिंचाई की व्यवस्था हो या परिवहन की व्यवस्था हो या व्यापार वाणिज्य, जो भी व्यवस्था हो, वह जो अमर नायक था उसके द्वारा होता था। साथ ही साथ उसकी अपनी सेना होती थी, घुड़सवार, हाथी सवार, ऐसी सेना होती थी जो जब राजा कहे वह सेना लेके राजा के पास हाजिर हो जाता था। और ये अमर नायकों की भूमिका यहाँ बहुत अधिक थी, बहुत अधिक महत्व दिया गया था। यही कारण था अमर नायकों के द्वारा, ये सैनिक कमांडर टाइप के जो पद था उसके द्वारा ही हम देख सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि हाथी घोड़े बहुतायत मात्रा में आयात हो रहे थे, बाहर से आते थे। इन सैनिक कमांडर या अमर नायकों के द्वारा ये खरीदे जाते थे। एक अच्छी सेना होती थी। कहा जाता है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसका प्रमाण जो उत्खनन से प्राप्त हमें महल के अवशेषों
शहर के अवशेष हो, बाजार के अवशेष हो, मंदिरों के अवशेष हो, जितने भी अवशेष हैं जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे लिए, वह बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध था। जो वहां की कलाकारी है, जो वहां का स्थापत्य कला है, जो वहां के मुद्रा निर्माण है, ये सारे सबूत, ये सारे प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जैसा कि हमने बताया, समुद्र के किनारे तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इनके बीच, तो यहाँ व्यापार वाणिज्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं, चाहे इटली से आ रहे हैं, चाहे फारस से आ रहे हों या पुर्तगाल से आ रहे हों, कहीं से आने जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, एकदम से रास्ता क्लियर। पुर्तगाली शासक जो थे अलबुकर्क, उससे भी कृष्णदेवराय की बहुत अच्छी बनती थी। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि फारस से घोड़े आते थे, आयात होते थे, और घोड़ों की यहाँ बहुत आवश्यकता थी। जो घोड़े बहुत उच्च कोटि के होते थे, अच्छे नस्ल के होते थे, तो उनको यहाँ के व्यापारी खरीदते थे। स्थानीय व्यापारी भी हो गए थे घोड़े के। तो इन स्थानीय व्यापारियों को, जो घोड़े के व्यापारी होते थे, इसे कुदरई चिट्टी भी कहते थे। ये भी हमें याद रखना चाहिए। कुदरई चिट्टी कौन थे? घोड़े के व्यापारी। इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि हम्पी का जो बाजार था वह बहुत ही समृद्ध बाजार था। हम्पी में वो शहर के बीच था, वो कहिए तो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ पर एक से एक महल, मंदिर, भवन वगैरह वगैरह मिले हैं, जो बताते हैं कि यह साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ पर विदेशों से व्यापारी आते थे। राजा के द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी कि ये व्यापारियों को रहने का, खाने का, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए हर सुविधा मुहैया करवाई जाए। अगर उनकी तबीयत खराब हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। जो बाहर के यात्री आते थे वो राज दरबार में जब देखते थे वहां की भव्यता का वर्णन, जैसा कि हमने बताया कि इटली से देवराय सेकंड के समय इटली से आए थे निकोली कोंटी, जो एक व्यापारी थे। फारस के अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पेज, इन लोग, बारबोशा, इन लोगों ने जो वर्णन किया है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का, वह बहुत ही रोचक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को और भी समृद्ध बनाने में कृष्णदेवराय की भूमिका बहुत अधिक थी। कृष्णदेवराय खुद भी संस्कृत और तेलुगु के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जिसमें दो मुख्य पुस्तक है। एक आमुक्त मल्याद, याद रखेंगे, जिसमें वहाँ की राजनीतिक स्थिति हो या सैनिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सबके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जाम्बवंती कल्याण नाम की भी एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। शासक तो थे ही, साथ ही साथ वह एक साहित्यकार भी थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो कृष्णदेवराय के बारे में जैसा कि मैंने बताया, शासक थे लेकिन साहित्यकार भी थे। साथ ही साथ वो काफी खुशमिजाज व्यक्तित्व थे। जैसा कि इन यात्रियों ने विवरण अपने विवरण में कहा है, वर्णन में कहा है कि राजा बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले थे सबके साथ। कभी कभी नाराज भी होते थे किसी वैसी बात पर, लेकिन यह साहित्य प्रेमी तो थे ही, इसीलिए इनके दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान भी होते थे, जिसके कारण इन्हें आंध्र भोज कहा गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनके दरबार में जो 8 विद्वान थे, उनमें एक तेनालीराम भी थे। और इनमें जो है, इन जितने भी विद्वान थे, कुछ अलग ही प्रतिभा वाले विद्वान थे, जिसने अपनी सलाह से, अपनी विद्वता से विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेवराय को बहुत सहयोग दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अतीत बहुत
बहुत ही सुंदर था। विजयनगर साम्राज्य जो था वो उसका जो आज हमारे लिए अतीत है वो बहुत ही सुंदर था। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ मंदिर मिला है जिसमें विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मतलब वो शिव मंदिर है, विरूपाक्ष शिव को कहते हैं। और हरिहर जो है, हरिहर ये विरूपाक्ष देवता के उपासक थे। कृष्णदेवराय जो है वो विठल नाथ के उपासक थे, लेकिन विरूपाक्ष मंदिर जिसे शिव कहा गया है, और वहां पे पंपा देवी का मंदिर जो पार्वती का मंदिर है, और उसी के नाम पे हम्पी का नाम भी पड़ा था। पंपा देवी के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम हम्पी पड़ा था। तो उस समय के अभी भी वो मंदिर हैं, विरूपाक्ष मंदिर भग्नावस्था में ही है, थोड़े टूट फूट गए, लेकिन उनकी कलाकृति और उनमें जो उनके स्तंभ, उनके गले, उनके गोपुरम और जो मंडपम है, इनकी जो सुंदरता है वो अद्वितीय है। उसी तरह विठल मंदिर की बात करें जो नारायण विष्णु भगवान का मंदिर है, यह रथ के टाइप में है, रथ बना हुआ है, इसमें चक्का लगा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात कि ये चक्का जो है वो घूमता भी है। आज भी इस चक्के को घुमाया जा सकता है, इस रथ को घुमाया जा सकता है। ये अलग बात है कि संरक्षण के लिए इसे घुमाया नहीं जा रहा है, लेकिन यह विठल मंदिर जो है यह अपने आप में एकदम से अनोखा है। पत्थर का बना हुआ रथ जिसमें आज भी वो रथ का पहिया घूमता है, उसकी नक्काशी, उसमें जो स्तंभ बने हैं, जो उसमें गुंबज बने, सारे कुछ बहुत ही अलग हैं। महानवमी डिब्बा एक ये मिला है जो बहुत बड़ा, 11,500 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा ऊंचा एक स्टेज टाइप का चीज मिला है। यह क्या है, इसे पुरातत्ववेत्ताओं ने या इतिहासकारों ने महानवमी डिब्बा कहा है इन वृत्तांत के आधार पर, यात्रियों के वृत्तांत या जो अमुक माल्याद है, इन सब के प्रमाण पे उसे कहा गया महानवमी डिब्बा। वो क्या है, नवमी जो दशहरा का नवमी होता है उस समय हम देखते हैं कि वहां पर भव्य आयोजन होता था। उस आयोजन में पूरे नगरवासी जमा होते थे, मेला लगता था, तरह तरह के आयोजन होते थे, तरह तरह के कलाकार आते थे, अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। साथ ही साथ वहां पर धर्म से संबंधित बहुत सारे नाटक, बहुत सारे खेल, बहुत सारे प्रदर्शन होते थे। साथ ही साथ जितने भी अमर नायक हैं वो अपनी सेना लेकर के वहां आते थे, अपनी सेना का करतब दिखाते थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि राजा भी सेना का निरीक्षण इस समय करता था। तो ये महानवमी डिब्बा जो है यहीं पे संभवतः यह आयोजन होता था, जिसका जिक्र किताबों में मिलता है। कभी कभी ये संशय होता है कि जितना बड़ा आयोजन कहा जा रहा है उतना बड़ा आयोजन के लिए ये जगह छोटा है, लेकिन फिर भी ये महानवमी डिब्बा कहलाता है, जो एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत लंबा चौड़ा मंच है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वहां की वास्तुकला का नमूना है। हजारा मंदिर, इसे बनाया था कृष्णदेवराय ने। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने नागला नगर भी बनाया था, वो अपनी माँ के नाम पर नागरा नगर बनवाए थे। हाजरा मंदिर जो है यह भी बहुत अच्छा मंदिर है, जिसमें रामायण की पूरी कहानी दीवार पे उकेरी गई है और इसका भी महत्व बहुत अधिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य वह समृद्ध था, वह जिसे हम कह रहे हैं समृद्ध अतीत था। उसका प्रमाण यही है कि इतने उच्च कोटि के नगर बसे हुए थे, इतने उच्च कोटि के सभा भवन हो या मंच हो या मंदिर हो, ये सारे इतने उच्च कोटि के थे जो हमें बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य उस समय के साम्राज्य में अद्वितीय था। उसके समान उस समय कोई भी साम्राज्य नहीं था। जैसे कि इटली
निकोली कोंटी ने भी कहा है कि उस समय कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य के जैसा दूसरा कोई राज्य वहां नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई, बहुत महान प्रतापी राजा हुए। इसमें 3 महत्वपूर्ण वंश हुआ, जिसमें तुलु वंश के कृष्णदेव राय भी बहुत महान राजा थे, जिनको हम सभी जानते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई थे, वो बने अच्युत राय, जो है वो बने हैं ये राजा बने, लेकिन वो बहुत योग्य नहीं थे। उसके बाद और भी राजा बने जो योग्य नहीं रहे उतना, जिसके समय में हम देखते हैं कि अमर नायक जो है वो विद्रोह करने लगे, वो स्वतंत्र होने लगे। ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि उधर से गोवा निकल गया हाथ से, कहीं पे मदुरई निकल गया हाथ से। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अन्य क्षेत्र निकलने लगे और सब ये जो है कमजोर होता गया। इसी क्रम में हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी साम्राज्य, ये चारों तरफ से घिरा हुआ था। इनके बीच भी तरह तरह के भूमिकाएं बनने लगी युद्ध के, और अंततः हम देखते हैं कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये तीनों मिलकर के विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक हो गए और तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है जो अभी नहीं बताई जा सकती है। तो ताली को हम इतना ही जानेंगे कि तालीकोटा का जो ये युद्ध हुआ, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद भी और विडु वंश आया और कुछ दिनों तक साम्राज्य चलता रहा, लेकिन इसका अंतिम राजा अगर हम कहेंगे विजयनगर साम्राज्य का, तो रंगा तृतीय थे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के शासक की बात कहें तो हरिहर बुक्का, सलू नरसिंह, कृष्णदेव राय और देवराय दो, ये द्वितीय, ये महत्वपूर्ण राजा हुए और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। तो इसके साथ ही मैं आज का यह चैप्टर यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।